हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम जगत में। तो दोस्तों, जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हम पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा पहला चैप्टर जो है भारत का संवैधानिक विकास, इस पर ये चल रहा है। इसमें एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप उसको मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ हमारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बॉल में मिल जाएगा, उसको जाके विजिट करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि हम बता चुके हैं दोस्तों कि भारत का संवैधानिक विकास जो है ये 2 चरणों में कंप्लीट हुआ था। पहला जो चरण था इसका वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था, जिसका टाइम फ्रेम 1773 से लेकर 1858 तक था। और दूसरा जो इसका जो उसका दूसरा पार्ट है वो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो टाइम फ्रेम इसका माना जाता है वो दोस्तों माना जाता है कि 1858 से लेकर के 1947 तक माना जाता है। तो पहला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका जो दूसरा सेक्शन है दोस्तों, चलते इसको डिस्कस करते हैं। दूसरा सेक्शन है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। इसका जो टाइम फ्रेम दोस्तों माना जाता है वो 1858 से लेकर के 1947 तक माना जाता है। तो 1947 तक ये माना जाता है। ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के साथ साथ पेन और पेपर से आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, जो इसमें जो पहला जो स्टेप लिया गया, जो ये क्यों लिया गया, ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो ये भारत की बागडोर थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इसलिए हस्तांतरित कर दी गई थी कि 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति की वजह से ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट ने जो है ये निर्णय लिया कि अब जो है भारत की जो बागडोर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाएगा। और इसी के मद्देनज़र ये 1858 में का जो अधिनियम आया था उसी के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी से ये सत्ता ले ली गई। तो इसमें जो पहला था भारत सरकार अधिनियम, इसका था भारत सरकार अधिनियम। इसका पहला स्टेप माना जाता है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858। ये इस अधिनियम में दोस्तों ये प्रावधान किया गया सबसे पहले कि जो सत्ता जो है वो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत हस्तांतरित हो जाएगी। और इसका मतलब ये था कि 1 नवंबर 1858, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 नवंबर 1858। ये डेट कई महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये ब्रिटिश सरकार का ये एक अधिपत्र आया था। इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद में, जो आज का प्रयागराज है, आज के प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग किसने पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने जो है इस ब्रिटिश सम्राट के इस आदेश पत्र को प्रयागराज, जो कि तत्कालीन प्रयागराज है तब के इलाहाबाद में, 1 नवंबर 1858 को पढ़ के सुनाया था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर ब्रिटिश सत्ता के हाथ में चली गई है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं। आइए उन प्रावधानों की तरफ हम लोग एक नज़र डालते हैं। ये प्रावधान क्या किए गए थे और क्यों किए गए थे। इसमें जो पहला प्रावधान किया गया दोस्तों, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया गया। जो एक बोर्ड ऑफ नियंत्रक मंडल जिसको हम बोलते हैं, नियंत्रक मंडल को जो है 1858 के अधिनियम के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया और इसके जो सारे अधिकार जो है वो भारत सचिव को दे दिए गए। किसको दे दिए गए? भारत सचिव को। और भारत सचिव की मदद करने के लिए ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन की संसद में एक भारत परिषद बनाया गया। भारत परिषद बनाया गया। और इस परिषद में कुछ मेंबर रखे गए जिनका काम था भारत सचिव की सहायता करना। और इन परिषद के माध्यम से एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत में शासन शुरू किया गया था। इसमें उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था, इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया। इसमें जो दूसरा पॉइंट क्या था? गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति। गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति। इसके स्थान पर एक नया वर्ड आया, वायसरॉय। आप लोग सुने होंगे वायसराय। ये वायसराय होता क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात है। वायसराय वो होता है जो किसी के बिहाफ पे काम करता है, जो किसी के आदेशानुसार कार्य करता है। अभी तक गवर्नर जनरल जो था वो
अपने गवर्नर जनरल अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ अपने परिषद के माध्यम से बना सकता था, लेकिन 1858 के अधिनियम में ये चीज़ें समाप्त कर दी गई और एक सिंपल सा मोटो ये बताया गया कि ये अधिनियम जो है भारत सरकार अधिनियम, और 1858 में वायसराय गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन उठता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था, चूँकि 1858 में वो वहाँ का गवर्नर जनरल था। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था, अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों, और यही आगे चल के भारत का पहला वायसरॉय बना। यही भारत का पहला वायसरॉय बना। तो इसमें दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो कही गई इस अधिनियम में, तो गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति थी तथा इसके साथ साथ वायसरॉय के पद का सृजन हुआ। और इस अधिनियम में दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि भारत में जो भारत परिषद के जो सचिव हुए, भारत परिषद के जो मेंबर हुआ करते थे, पहले उनको जो वेतन और उनके भत्ते जो थे वो भारत के राजस्व से दिए जाते थे, लेकिन इसके स्थान पे अब बदल करके परिषद के सदस्यों को जो वेतन था वो ब्रिटेन की राजस्व से दिया जाने लगा, ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाने लगा था। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया 1858 में। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि ब्रिटिश क्राउन ने तब तक 1858 में ये महसूस कर लिया था कि उन्हें 1857 जैसी क्रांति को दोबारा पनपने नहीं देना है। तो इसलिए उन्होंने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जिससे उनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ाई जा सके तथा उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ लाया जा सके। तो जब भारत के सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को जो है वो वेतन और भत्ते अब कहाँ से दिए जाने लगे, वो ब्रिटेन की राजस्व दिए जाने लगे। और गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो है वो वायसरॉय के, वो भारत परिषद के काउंसिल में, भारत परिषद जो बनी थी दोस्तों, परिषद में एक विधिक सदस्य का होना अनिवार्य किया गया। जो ब्रिटेन में परिषद बनी थी भारत परिषद, उस परिषद में एक क्या होना चाहिए, विधिक सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया। और ये जो अनिवार्य किया गया, तो ये विधिक सदस्य था वो ब्रिटिश की संसद का पार्ट, ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? ये नियुक्त किए जाते थे ब्रिटिश सम्राट द्वारा। ये ब्रिटिश सम्राट द्वारा इनको मनोनयन इनका किया जाता था दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, ये हो गया कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए थे भारत सरकार अधिनियम 1858 के। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो नेक्स्ट स्टेप था भारत परिषद अधिनियम 1861। तो दोस्तों हम पॉइंट वाइज इसको देखते हुए चल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा दूसरा जो इसमें दूसरा स्टेप था वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। तो भारत परिषद अधिनियम 1858 को हमने देखा। अब 1861 में क्या प्रावधान किए गए? 1861 में सबसे पहले ये प्रावधान किया गया कि भारतीयों को सत्ता में भागीदारी के लिए पहला सार्थक प्रयास किया गया। तो इस माध्यम से 1861 के अधिनियम के, भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से इस बात को जोड़ दिया गया कि भारतीयों को सत्ता में भागीदारी मिले। तो इसमें सबसे पहला काम ये किया गया, जो इसके महत्वपूर्ण, जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें जो पहला पॉइंट था वो सबसे पहला पॉइंट किया था गवर्नर जनरल का जो वायसराय का जो विधायी परिषद थी, उसको नए प्रांतों के निर्माण तथा पुराने प्रांतों के सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया था। मतलब जो वायसराय की जो गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, इसको इतना पावर दिया गया कि वो किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सके तथा पूर्वावस्थित जो पहले से जो प्रांत हैं उनके सीमाओं में, उनके आकार में, उनके वार्स में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। तो 1861 के अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस तरह कि पहली बार इसमें विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी।
क्या की गई थी? विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। विभागीय प्रणाली क्या है? जैसे आज की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें हम इसी को कहते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो ये कभी अगर ये क्वेश्चन आता है जो कि वनडे एग्जाम्स में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि विभागीय प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें एक सबसे लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसमें गवर्नर जनरल को क्या क्या दिया गया था? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। अध्यादेश क्या होता है कि आज की संसदीय व्यवस्था में जो है, अगर संसद के दोनों सत्र या दोनों में से कोई एक सत्र न चल रहा हो और कोई ऐसी स्थिति आन पड़े कि कानून बनाना अनिवार्य हो गया हो, तो ये राष्ट्रपति के, उस समय गवर्नर जनरल और आज के समय में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया था कि वो अध्यादेश जारी कर सके। एक ऑर्डिनेंस होता है, इसी को ऑर्डिनेंस बोलते हैं। जब ऑर्डिनेंस ये जारी होता है तो 6 महीने के अंदर इसको संसद की मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। तो उस समय गवर्नर जनरल को ये अधिकार था कि वो अध्यादेश जारी कर सकें। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है, जिसमें तीसरा स्टेप जो है भारत परिषद अधिनियम 1892। अब 1861 के अधिनियम हमने पढ़ा, उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए 1892 का ये अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में जो सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया दोस्तों, वो क्या किया था? भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। अब बहस करने का अधिकार आज के समय में ये बहुत अनकॉमन सी बात लगती है, लेकिन तब के समय में जब कोई भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं था, आपके ऊपर दूसरों का शासन था, उस समय सवाल पूछना बहुत बड़ी बात होती थी। और अभी तक भारत में जो है किसी भी बजट पे भारतीयों को जो है वो ना तो शामिल किया जाता था बहस में और ना उनको प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो इसमें दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हो गया बजट पे अधिकार, बजट पे बहस करने का अधिकार। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बहस करने का, बजट पे बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, तो 1892 का अधिनियम। और दूसरा था पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। अब अधिकार नहीं था, मतलब प्रश्न आप एक बार किसी टॉपिक पे आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी जवाब मिल जाएगा सदन में से उसके ऊपर आप उसका कोई पूरक प्रश्न दोबारा नहीं पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1909। अब यही जो अधिनियम 1909 का जो अधिनियम था, इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। इसी को मार्ले मिंटो का सुधार या मार्ले मिंटो का अधिनियम, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसमें सबसे पहला काम ये किया गया इस अधिनियम में, जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ भारत के आने वाली भविष्य को लेके। इसमें व्यावसायिक तथा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब इसका मतलब क्या है कि व्यावसायिक और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि व्यावसायिक वर्ग आपके पास कुछ संपत्ति का होना अनिवार्य था, तथा सांप्रदायिकता के आधार पर मतलब निर्वाचन की व्यवस्था की। निर्वाचन की व्यवस्था मतलब मुसलमानों, इसमें खासकर मुसलमानों के लिए सीटों तथा क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों का को जो है रिजर्व कर दिया गया, मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये, इसमें जो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र थे, उनके लिए कुछ क्षेत्र तथा कुछ सीटों को वायसराय की विधान परिषद में लाके विधान परिषद में जो है उनको दिया गया। और जो इसका जो आधार था, ये आगे आने वाले समय में काफ़ी भीषण हुआ था। हमारा अगला टॉपिक दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू
मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। ये वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। या तो ये पूछ लेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम कब आया था, 1919 में आया था, या भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सबसे पहली जो इसमें प्रावधान किया गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब क्वेश्चन ये एसएससी और वनडे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या भारत परिषद अधिनियम है। अब दोस्तों सवाल उठता है द्वैध शासन अधिनियम है क्या। 1919 के अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई कि केंद्र एवं राज्यों में द्विसदनी विधान परिषद की स्थापना इसे 1919 में लागू किया गया था। और इसमें 3 विषय रखे गए थे। इसमें 3 विषय रखे गए। पहला राज्य का, इसमें 3 विषय जो लाए गए थे, वो पहला लाया गया था केंद्र का, जैसे आज के समय में कह सकते हैं सेंटर का, केंद्र का, दूसरा राज्यों का, और तीसरा अनुरक्षित 3 श्रेणियों में सारे कानूनों को रखा गया था। और आने वाले इसके बाद जो अधिनियम जो स्टार्ट होता है 1935 में, इसके आगे की व्यवस्था उसमें की गई थी। और चलते हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1935। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। अगला पॉइंट भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में जो कि आगे चल के हमारा आधार बना भारतीय संविधान के निर्माण का, जो मुख्य आधार था, जो नींव थी एक तरह से आप कह सकते हैं, वो थी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। सबसे पहले क्या किया गया था कि पहले अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसका अर्थ क्या होता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसमें अखिल भारतीय संघ का मतलब होता है कि भारत को एक यूनिट के तौर पे, जैसा भारत हम आज देखते हैं, पुराने भारत ऐसा नहीं था। वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जो देशी रियासतों में बटा हुआ था, सबको इकट्ठा करके, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कितने प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनना था। दूसरा क्या था, इसमें दूसरा जो पॉइंट था वो था केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ है दोस्तों कि अभी तक जो राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली था, द्विसदनीय व्यवस्था जो थी, उसको राज्यों से समाप्त करके केंद्र में केवल कर दी गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें पहला राज्य सदन, जिसको राज्य परिषद, जिसको हम आज का राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा था विधानसभा, इसी को आज कहा जाता है लोकसभा। तीसरा प्रांतीय स्वायत्तता। इसमें जो तीसरा पॉइंट दिया गया दोस्तों, वो दिया गया था, इसमें तीसरा जो पॉइंट था वो था प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर का मतलब ये था कि प्रांतों को ये अधिकार दिया गया कि जो राज्य आधारित जो विषय हैं, जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, जो 3 सूचियां बनी थी आगे चल के, उसमें तो प्रांतों के जो पार्ट थे, जिसमें राजस्व, करारोपण एवं अन्य जो थे, उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया था। तो इस प्रकार आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है कि भारत का संवैधानिक विकास में इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।